बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है फाइनल अकाउंट का वो रिवाइज़ कर लेते हैं। आपको पता है अकाउंटिंग साइकिल में ये जो फाइनल अकाउंट है ये लास्ट स्टेज है। तो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ताकि हमें बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस पता चल सके और बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन मालूम करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो पहला अकाउंट है जिसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, इसके दो हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं और दूसरे वाले को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें फॉर्मेट आपके सामने है। एक डेबिट साइड है इसकी और एक क्रेडिट साइड है। जो डेबिट साइड है इसमें 3 चीज़ें लिखी जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जो क्रेडिट साइड है इसमें बेसिकली 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि बिज़नेस की सेल्स ज़्यादा है या बिज़नेस के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। कंपैरिजन में हम ये देखते हैं कि बिज़नेस की इनकम ज़्यादा है या बिज़नेस के अखराजात ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। अगर सेल ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो तो बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा होता है। और अगर बिज़नेस के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, इनकम कम हो, सेल कम हो तो बिज़नेस को लॉस हो रहा होता है। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम हमारी जो इनडायरेक्ट इनकम होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उनका हम कंपैरिजन करते हैं और उसमें हम देखते हैं बिज़नेस के इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है। अगर इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कम हो तो बिज़नेस को नेट प्रॉफिट हो रहा होता है। और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, इनकम कम हो तो नेट लॉस हो रहा होता है। तो हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। ट्रायल बैलेंस हमारे पास फॉर्मल ट्रायल बैलेंस भी होता है और इनफॉर्मल ट्रायल बैलेंस भी होता है। जो फॉर्मल ट्रायल बैलेंस होता है उसकी डेबिट साइड भी आपको बताई होती है, क्रेडिट साइड भी आपको बताई होती है। जो इनफॉर्मल ट्रायल बैलेंस होता है उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं बताई होती, आइटम लिखी होती हैं और आइटम मिक्स करके लिख दी जाती हैं। उनका नॉर्मल बैलेंस भी नहीं देखा जाता, आइटम मिक्स करके बता दी जाती हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये आपके पास फॉर्मल ट्रायल बैलेंस है क्योंकि इसमें इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बताई हुई है। जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बताई हो तो याद रखें कि डेबिट साइड पे सिर्फ 2 ही आइटम होंगी, 2 ही अकाउंट होंगे, एक एसेट्स होंगे और दूसरा एक्सपेंसेस होगा। और क्रेडिट साइड पे 3 आइटम होंगी, 3 अकाउंट होंगे, कैपिटल है, इनकम है और लायबिलिटी होगी। ठीक है। तो जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमें उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में टोटल 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। डेबिट साइड में हमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, परचेजेस चाहिए होती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होती हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है वो हमें ओपनिंग स्टॉक दिया होता है। जैसे कि यहाँ पे ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 60,000 का। तो यहाँ से हम ट्रायल बैलेंस में से ओपनिंग स्टॉक लेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देंगे 60,000। उसके बाद हमें जो चाहिए वो परचेजेस चाहिए और ये जो परचेजेस बताई होती हैं ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे होंगी। ये एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे दिए होंगे। यहाँ पे परचेजेस दी हुई हैं 21,000 की। तो परचेजेस लिखने से पहले हमने ये देख लेना है कि परचेज रिटर्न तो नहीं है। अगर परचेज रिटर्न होगी तो वो रिटर्न माइनस करके हमने नेट परचेजेस लिखनी होती है। परचेजेस डेबिट साइड पे होती हैं और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट साइड पे होगी। तो क्रेडिट साइड पे जो अमाउंट्स दी होती हैं आप उनमें से देख लें, अगर कोई रिटर्न दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप परचेजेस को, ये नेट परचेजेस ही होंगी, ये हम डायरेक्ट ही लिख देंगे 21,000 डेबिट साइड पे। इसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने होते हैं, वो लिखने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पहली आइटम से शुरू करें और देखते आएँ। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हम लिखेंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो परचेज से रिलेटेड हो या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये फैक्ट्री का रेंट जो है ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिख लेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एक वेजेस है, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। और वेजेस जो है ना 13,000 पे कर चुके हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आ चुकी है, 13,000 पे की है। लेकिन इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट में बताया गया है वेजेस आउटस्टैंडिंग है अभी 1,000 और सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है।
तो जो आउटस्टैंडिंग जितनी भी आइटम होती हैं, अगर एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो या इनकम से रिलेटेड हो, वो मुतल्लिका अकाउंट में जाके ऐड हो जाती हैं। जैसे कि ये वेजेस से रिलेटेड है ना, तो ये वेजेस में ऐड हो जाएंगे। वेजेस जो पे की हैं वो 13,000 है, और जो पे करने वाली है आउटस्टैंडिंग पेएबल एक ही बात है, ये पे करने वाली है, तो ये वेजेस में हम ऐड कर देंगे। तो 13,000 में ऐड कर देंगे हम 1,000, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल आ जाएंगी वेजेस वो 14,000 आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस देख लेंगे, अगर होगा तो लिख लेंगे, अदरवाइज उसको स्किप कर देंगे। इस तरह हमारी जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि हमने वेजेस लिखा और उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर ली, और 14,000 हमने टोटल वेजेस लिख दी हैं। फिर हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। डेबिट साइड पे याद रखें 3 चीज़ें आएंगी, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पे 2 चीज़ें आएंगी, जिनमें से सेल है, सेल हम लिखेंगे। सेल के बाद हम लिखेंगे अगर सेल रिटर्न होगी तो वो भी हम लिखेंगे। तो जब हम सेल्स लिखेंगे तो सेल्स जो है ये हमारी इनकम है, रेवेन्यू है, ये क्रेडिट साइड पे दी होंगी। 1,50,000 की सेल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो सेल्स लिखने से पहले हमने ये देख लेना इसकी रिटर्न तो नहीं है, अगर रिटर्न होगी तो वो हम इसमें से लेस करेंगे। सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे दी होती है और इसकी रिटर्न डेबिट साइड पे दी होती है। तो डेबिट साइड पे कोई भी रिटर्न नहीं दी हुई, तो ये हमारी नेट सेल है, ये हम लिख लेंगे 50,000, ठीक है। इसके बाद हम जो इस साइड पे दूसरी चीज़ आएगी वो है क्लोजिंग स्टॉक, वो हम लिखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है, ये 7,000 एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। 2 आइटम इस साइड पे पूरी हो जाएंगी, पहली जो है वो सेल है और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक है। फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये हमारी जो इनकम की साइड है, रेवेन्यू की साइड है, ये हमारी इनकम की साइड ज़्यादा है या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हैं, जो कि परचेजेस और प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं। तो हमने देखना है इस साइड का टोटल, ये जो कि 57,000 बन रहा है, और इस साइड का टोटल करेंगे तो ये 96,600 बन रहा है, ठीक है। तो इनकम अगर ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, ग्रास प्रॉफिट होगा। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो हमें ग्रास लॉस होगा। तो इस साइड पे इस क्वेश्चन में हमारे पास हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जो कि 96,600 हैं, और एक्सपेंसिस इनकम हमारी जो है वो 57,000 बन रही है, तो हमें यहाँ पे ग्रास लॉस होगा। अगर ग्रास लॉस होगा तो ये बैलेंसिंग फिगर होती है, ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक ही आइटम इस साइड पे आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इस साइड पे एक आइटम आती है इनडायरेक्ट इनकम। तो अगर हमें लॉस होगा तो सबसे पहले हम ये ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि ग्रास प्रॉफिट के ग्रास लॉस के नाम से हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। लॉस है तो एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में दोबारा से कि हमारे पास कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो पहली आइटम से शुरू करेंगे हम और देखते आएंगे, जैसे कि ये सैलरी है, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी से पहले हमारे पास मशीनरी आई, तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन थी। ये एडजस्टमेंट में सेकंड वाली एडजस्टमेंट में देखें डेप्रिसिएशन बताई हुई है, जो कि 10% है। तो हम मशीनरी की जो अमाउंट है 18,000, इसके ऊपर 10% लेंगे, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन और मशीनरी हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 18,000 ज़रा 10 तक़सीम 100, तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1800, ठीक है। पहले ग्रास लॉस लिख लेंगे, फिर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे वो लिख लेंगे। मशीनरी के बाद सैलरीज थी, तो सैलरीज हमारे पास आ रही हैं 3600, तो इसकी एडजस्टमेंट भी है। ये 1000 जो है वो बताया हुआ है कि ये, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सैलरीज पे की हैं उसमें अभी जो पे करने वाली है वो 1000 है। तो इस तरह जो सैलरी टोटल बन जाएगी, जो पे करेंगे वो 4600 बन जाएगी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कोई भी एडजस्टमेंट हो वो मुतल्लिका अकाउंट में ऐड ही होती है। सैलरीज के बाद हमने जो है वो और आइटम देख लेनी है जो कि इससे रिलेटेड हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, तो कोई भी नहीं है। तो इस साइड पे इनडायरेक्ट इनकम आती है, वो भी हम देख लेंगे। जो इनकम होगी उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा होगा। तो हम दोबारा से ओपनिंग स्टॉक से पहली आइटम से शुरू करेंगे और देखते आएंगे कौन सी ऐसी इनकम है जो कि हमें इनडायरेक्टली हुई है। तो जो इनकम है उसका लाजमी तौर पर बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पे बताया होगा ट्रायल बैलेंस में। तो ये देखें, ये डिस्काउंट बताई हुई है, डिस्काउंट रिसीव्ड होगी ये वाली, ठीक है, 5000 ये हमें रिसीव हुई है, क्रेडिट बैलेंस है।
तो ये हम इनडायरेक्ट इनकम के तौर पर हम लिखेंगे, ठीक है। एक ही इनकम हुई है हमें इनडायरेक्टली। तो उसके बाद हम दोबारा से देखेंगे, हमेशा जो है वो एडजस्टमेंट को चेक कर लें, कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई। अगर कोई एडजस्टमेंट रह गई है वो एडजस्ट कर लें, नहीं तो उसके बाद क्या करें, आप दोबारा से आप जो इनकम है उसका टोटल करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। अगर इनकम ज़्यादा है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो नेट लॉस होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक ही इनकम आ रही है जो कि 5000 है, और एक्सपेंसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं जो कि 48,000 बन रहे हैं। तो 48,000 में से 5,000 हम लेस करेंगे तो हमारे पास नेट लॉस आएगा जो कि 43,000 है। ये बैलेंसिंग फिगर होती है, ये हम क्रेडिट साइड पे लिख के इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे, इसके बाद इस क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो बैलेंस शीट है, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल दिया होगा। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे दिया होगा और लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे दिया होगा। तो हम फॉर्मेट इसका आप देख लीजिएगा, नेम लिखेंगे, बैलेंस शीट है, और जो डेट बताई होगी उस डेट की हम ये बैलेंस शीट बना लेंगे। एसेट साइड पे सबसे पहले हम करंट एसेट लिखेंगे जो कि कैश हो या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, वो लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे हम देखेंगे कौन कौन से हमें करंट और फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं। तो जैसे कि पहले आइटम से शुरू करें तो पहले नंबर पे हमारे पास कैश आ रहा है जो कि आ रहा है 7800, 11,000 आ रहा है, ठीक है। ये आपने ट्रायल बैलेंस में देख लेना है, और ये 11,000 आ रहा है, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास डेटर आ रहे हैं जो कि 27,000 के हैं, और ट्रायल बैलेंस के अंदर ये दो ही करंट एसेट थे, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने एडजस्टमेंट में से क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना है, ये भी हमारा करंट एसेट कंसीडर होता है, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हम फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट में एक ही एसेट दिया हुआ है जो कि मशीनरी है 18,000 की, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट भी थी। एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट होते हैं, डबल इफेक्ट होता है, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा और एक बैलेंस शीट में होगा, ठीक है। तो फर्नीचर में से, मशीनरी में से इसकी डेप्रिसिएशन हम माइनस करके लिखेंगे। जो डेप्रिसिएशन होती है आपको पता है एसेट की वैल्यू में कमी को कहते हैं। तो मशीनरी हमारे पास जो थी वो 18,000 की थी, हमने उसे पूरा साल इस्तेमाल किया है, अब उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, तो यहाँ पे हमने नेट वैल्यू उसकी लिखनी होती है बैलेंस शीट में, ताकि हमें बिज़नेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके। तो हम मशीनरी की जो वैल्यू है उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन लेस करके लिखेंगे जो कि 16,200 आ रही है। इसके बाद हम लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे, तो करंट लायबिलिटीज़ पहले लिखेंगे जो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ भी होती हैं। सबसे पहले अगर आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो लायबिलिटीज़ हमें क्रेडिट साइड पे मिलेंगी, कैपिटल भी हमें क्रेडिट साइड पे मिलेगा। तो पहले आइटम से शुरू करते हुए देखते आएंगे तो आपको सबसे एंड पे क्रेडिटर्स मिलेंगे जो कि 1 लाख के हैं, और कोई भी जो है वो करंट लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में नहीं है। फिर आप एडजस्टमेंट में देखेंगे जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो वो आपके लिए करंट लायबिलिटी है, वो आप लिखेंगे। जैसे कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, ये करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये दोनों लिखे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लायबिलिटी। तो हमारे पास जो फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उनमें सबसे पहले कैपिटल है। कैपिटल जो है ये ऑनर्स इक्विटी है बिजनेस की, ये भी इंटरनल लायबिलिटी समझी जाती है। तो ये दी हुई है, इसका बैलेंस भी हमारे पास क्रेडिट साइड पे ही होगा। तो लायबिलिटी दी हुई है, कैपिटल दिया हुआ है, तो ये जो कैपिटल है इसमें दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, एक तो ड्राइंग और दूसरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो जो हमारा कैपिटल है वो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर 1 लाख है। तो इसमें ट्रायल बैलेंस में देखेंगे अगर कैपिटल में से ऑनर ने विदड्रॉ किया हुआ है पर्सनल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए, तो वो हम लेस कर देते हैं। तो ये ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे दिया होगा। ये बिज़नेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, जिसका बैलेंस डेबिट साइड पे होगा, ये कैपिटल को कम करेगा। तो ऑनर ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था बिज़नेस में और उसमें से 7800 जो है वो उसने विदड्रॉ करवा लिया था। तो ऑनर का कैपिटल रहेगा 92,200, ठीक है। कुछ उससे लॉस हुआ है, तो लॉस उसे हुआ है 43,000 का, ये भी लेस करेंगे तो अब उसका कैपिटल जो रहता है वो 49,200 रह गया, ठीक है। हमने लायबिलिटी साइड पे करंट लायबिलिटीज़ लिखनी है और फिर फिक्स्ड लायबिलिटीज़ लिख लेनी है। फिर इसके बाद हम एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, तो ये दोनों टोटल जो है वो इक्वल आने चाहिए।
अब जो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके एसेट्स की वैल्यू 61,200 है और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू भी 61,200 है। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा कि हमेशा जो एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल ही होते हैं, इक्विटीज़ के इक्वल होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।